हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियमों को पढ़ेंगे कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, यानी कि किरचॉफ लॉ क्या है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, ये प्रथम नियम और दूसरा नियम। तो किरचॉफ के नियम जो लगते हैं वो जटिल वैद्युत परिपथों में लागू होते हैं, यानी जटिल वैद्युत परिपथों को हम किरचॉफ के नियम से हल कर लेते हैं। कब हल कर लेते हैं? जब ओम का नियम लागू नहीं होता है जटिल परिपथों में, तो उस समय हम किरचॉफ के नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, किरचॉफ का पूरा नाम लिखा हुआ है। किरचॉफ का पूरा नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ। इनका जन्म 12 मार्च 1824 को हुआ और इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1887 की हुई थी। ये जर्मनी के रहने वाले थे किरचॉफ। तो देखो, हमने लिखा है यहाँ पर कि सरल वैद्युत परिपथों को हम ओम के नियम से हल कर सकते हैं, परंतु जटिल वैद्युत परिपथों को, इसका मतलब क्या है कि जटिल वैद्युत परिपथों को हम ओम के नियम से हल नहीं कर सकते। यानी जटिल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, उनमें ओम का नियम लागू होता नहीं है। इसलिए उनको सरलता से हल करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं। तो किरचॉफ के नियम कब आए हैं? 1842 ईस्वी में। तो देखो, किरचॉफ के दोनों नियमों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी कह देते हैं, इसे धारा का नियम भी कहा जाता है और इसे हम केसीएल का नियम भी कह देते हैं। केसीएल की फुल फॉर्म क्या है? करंट किरचॉफ लॉ। करंट किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ को हम केसीएल कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया गया है। ये जो हमारा जो प्रथम नियम है, ये धारा को नियम बताता है। इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, यानी कि संधि का नियम भी कहा जाता है। तो संधि का नियम आया क्या है? जैसे यहाँ पर हमारे फिगर में पॉइंट ओ पर एक जंक्शन दिखाई गई है और ये जो जंक्शन है पॉइंट ओ पर, यहाँ पे कुछ धाराएं आ रही हैं। जैसे I1 धारा आ रही है बिंदु O की ओर, I2 आ रही है और I3 आ रही है। इसमें से दो धाराएं यानी दो करंट I4 और I5 संधि से दूर जा रहे हैं। तो देखिएगा, करंट के केस में इस जंक्शन की ओर आने वाली जो धाराएं हैं I1, I2, I3, आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि धनात्मक लेते हैं, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्रथम नियम क्या है? किसी दिष्ट धारा परिपथ में, यानी एक सर्किट ऐसा होना चाहिए जिसमें डीसी करंट फ्लो कर रही हो, यानी कि डीसी सर्किट होना चाहिए। तो दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर, यानी कि जंक्शन पर, किसी भी, ये जंक्शन है हमारी, किसी भी संधि पर आने वाली धाराएं, ये हमारी आने वाली धाराएं हैं तीन, क्योंकि एरो किधर है? संधि की ओर है, तो आने वाली धाराएं कहेंगे। तो आने वाली धाराओं तथा संधि से जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराएं, दूर कौन सी जा रही हैं? ये एरो दूर की तरफ है, तो हम इनको कहेंगे कि ये संधि से दूर जा रही हैं। तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात हम सभी धाराओं को, यानी कि I1 को, I2 को, I3 को, I4 और I5 को, सबको हम बीजगणितीय योग करते हैं सभी का। तो सबका जो बीजगणितीय योग है वो शून्य आ जाना चाहिए। शून्य आता है, ये संधि का पहला नियम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर सिग्मा I बराबर लिख सकते हैं 0। सिग्मा I का मतलब है, सिग्मा बताता है सम्मेशन। सम्मेशन का मतलब है सभी धाराओं को जोड़ा जाए तो उनका योग 0 आएगा। वैसे भी 0 ही आएगा, क्योंकि संधि की ओर जो जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी संधि से दूर जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट O को हम ये मान लें कि यहाँ पे कोई हमारा एक तालाब है। तालाब में 3 पाइप से पानी आ रहा है और तालाब में गिर रहा है। 2 पाइप ऐसे हैं जो पानी को बराबर निकाल रहे हैं। तो जितना पानी तालाब में आ रहा है उतना ही पानी तालाब से जाएगा, यानी आने वाला पानी और जाने वाला पानी आपस में
बराबर होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर आने वाली धाराओं को जोड़ें और जाने वाली धाराओं को जोड़ें, वो बराबर होंगी। कल्पना कर लें कि मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर की करंट है, यहाँ 5 एम्पियर की करंट है। तो टोटल करंट कितनी हो रही है हमारी आने वाली? 5 और 3 8 और 2 10। यानी इस जंक्शन पर, इस पॉइंट ओ पर 10 एम्पियर की करंट आ रही है। अब मान लीजिए संधि से दूर जाने वाली धारा यहाँ पे 7 और 3 है, तो 7 और 3 10 है, या यहाँ मान लें 4 और यहाँ मान लेंगे तो 6 हो जाएगी। तो जितनी संधि की ओर धारा आ रही है उतनी ही संधि से दूर धारा जा रही है। तो आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव लें, मान लीजिए +10 हो गई आपकी पॉजिटिव, और संधि से दूर जाने वाली धारा -10 हो जाएगी। तो +10 में से -10 को कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं को जोड़ा जाता है, उनका बीजगणितीय योग किया जाता है, तो वो हमेशा शून्य आता है। ये संधि का पहला नियम कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि संधि की तरफ जो धाराएं आती हैं उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और संधि से दूर जाती हैं उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो मान लीजिए देखिए संधि की ओर कौन सी आ रही हैं? I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, तो इनको पॉजिटिव लेंगे। तो हम यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। चलो एक लाइन लिख भी देते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव धनात्मक ली जाती हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाती हैं, जबकि संधि का मतलब जंक्शन ओ से, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो हमें इतना पता है कि जंक्शन की ओर देखो कौन सी धाराएं आ रही हैं? I1 आ रही है, एरो लगा है इधर, I2 आ रही है, I3 आ रही है। तो देखो सबको हम जोड़ते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये संधि की ओर आ रही हैं और संधि से दूर जा रही हैं I4, तो इसे लेंगे माइनस I4 और -I5। तो सबका हम बीजगणितीय योग कर रहे हैं, तो कितना आना चाहिए? किरचॉफ फर्स्ट लॉ से 0 आना चाहिए। तो देखो अगली पॉइंट में क्या करते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माइनस वाली I4 I5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, यानी कि बराबर, I4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि I4 प्लस I5। तो देखो यहाँ से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस वाले अगले पॉइंट में कि संधि की ओर यानी कि जंक्शन की ओर, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से, यानी कि इस वाली जंक्शन ओ से संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह हमने निकाला भी है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं देखो I1 है, I2 है, I3 है, तो इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? संधि से दूर जाने वाली, दूर कौन सी जा रही हैं? I4
और I5 जा रही हैं, तो I4 I5 को जोड़ा तो ये आपस में बराबर होती हैं। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश संरक्षण का मतलब है कि चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि चार्ज हमेशा, जितने चार्ज इस जंक्शन की ओर आते हैं उतने ही जा जाते हैं। तो धारा होती क्या है, जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं, उसी को धारा कहते हैं। कहने का मतलब है कि इस जंक्शन की ओर जितनी धारा आ रही है उसका मतलब आवेश आ रहे हैं, तो जितने आवेश आ रहे हैं उतने ही आवेश जा रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि KCL नियम यानी किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने किरचॉफ के पहले नियम को पढ़ा है कि किरचॉफ का नियम प्रथम नियम क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो ये है अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को यहाँ पर किन किन नामों से जाना जा रहा है। देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम को कह सकते हैं हम लूप का नियम भी कहेंगे, या वोल्ट का नियम भी कहेंगे, या इसे हम KVL भी कह सकते हैं, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं। तो इसे वोल्टता के नियम से भी आ जाता है, और ये हमारा लूप नियम से भी आ जाता है, और इसे हम सेकंड लॉ तो कहते ही हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझने से पहले हम 2-3 पॉइंट की जानकारी लेते हैं कि इसमें देखो कौन कौन से हमारे पॉइंट आए हुए हैं। कि एक तो हमारे पास इसमें जो पॉइंट आया हुआ है कि लूप क्या होता है। लूप या पास, बंद पास एक ही है। दूसरा इसमें देखो पॉइंट है कि शाखा या खंड क्या होते हैं। तो अब देखिए शाखा क्या है। शाखा को हम ब्रांच भी कह देते हैं, शाखा को हम ब्रांच कह देते हैं। तो ब्रांच क्या है कि जैसे ही हमारे पास देखो इसमें हमने सर्किट कैसे बनाया है कि एक ये हमने लगाया है सेल, यानी कि बैटरी है, प्लस माइनस, बड़ा जो होता है वो प्लस होता है। इसका विद्युत वाहक बल हमने माना E1। इस पर आगे एक प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे हम R1 कहेंगे। ये हमारा सर्किट है। दूसरा तरफ यहाँ पर एक और सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल है E2। E2 को विद्युत वाहक बल कहते हैं, मतलब कि कितने वोल्टेज देगा। यहाँ पर एक और प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे हम R2 कहेंगे। अब देखें, आगे देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ हम देखेंगे तो तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ है जिसे हम R3 कहेंगे। तो इस पहले सेल की वजह से करंट जो फ्लो होगी वो हम I1 मान लेंगे। दूसरे की वजह से हमारी करंट फ्लो होगी उसे I2 मान लेंगे। इसके पॉइंट मान रहे हैं हम A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पर देखो अब पॉइंट को हमें समझना है कि शाखा क्या होती है। शाखा उसे कहते हैं जहाँ तक करंट एक समान हो। तो देखो यहाँ से I1 करंट आ रही है और यहाँ से I2 करंट आ रही है, तो यहाँ पर आकर के मिल गई जंक्शन। जंक्शन होती है दो से अधिक पॉइंट जब मिलते हैं आकर के तो वहाँ पर जंक्शन बन जाती है, यानी कि संधि बन जाती है। तो यहाँ पे संधि है तो यहाँ से आने वाली करंट, किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है यदि कहीं पर संधि मिल जाएगी तो उस संधि पर आकर के धाराएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से I1 धारा आ रही है और यहाँ से सेल से I2 धारा आ रही है, यहाँ पर जंक्शन मिली है। तो I1 और I2 इस जंक्शन पे आकर के जुड़ जाएंगी। मतलब ये कि इधर जो करंट फ्लो होगी वो I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगी, यानी दोनों का जोड़। तो इधर जब हमारी करंट फ्लो होकर आएगी तो ये I1 प्लस I2।
तो R3 वाले प्रतिरोध में I1 और I2 करंट फ्लो होगी। अब जैसे ही ये आगे बढ़ते हुए जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई पॉइंट पे आकर के एक और जंक्शन मिल गई है। तो जंक्शन पे हमें पता है कि करंट यदि जुड़ रही होगी तो करंट जुड़ जाएगी, तो नहीं है तो वहाँ पे करंट बट जाती है। तो यहाँ I1 प्लस I2 करंट आ रही है, तो वो ही करंट जो है दो भागों में अलग अलग बट जाएगी। इस सेल ने I2 करंट भेजी है तो इधर चली जाएगी I2 करंट, इस सेल ने I1 करंट भेजी है तो इधर चली जाएगी I1 करंट। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है। तो अब समझते हैं ब्रांच क्या होती है। तो ब्रांच वहाँ तक मानी जाती है जहाँ तक धारा सेम हो। तो देखो यहाँ भी I1 करंट है, यहाँ भी I1 करंट है, तो यहाँ तक I1 करंट है, इससे आगे बढ़ेंगे तो I2 करंट आ जाएगी। मतलब ये यहाँ से लेकर B पॉइंट से A और A से लेकर के F और F से लेकर के E, यहाँ तक ये ब्रांच मानी जाएगी, यानी कि शाखा मानी जाएगी। शाखा वहाँ तक होती है जहाँ तक धारा समान होती है। तो ये पहली शाखा होगी B से लेकर के E तक। देखो दूसरी शाखा कहाँ तक है, I2 करंट है यहाँ पर, यहाँ भी I2 करंट है, तो यहाँ से लेकर B से लेकर E तक हमारी दूसरी शाखा हो जाएगी। और देखते हैं और कौन सी शाखा है, ब्रांच है यहाँ पर। तो यहाँ पर I1 और प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ देखेंगे यहाँ भी I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है। आगे यहाँ से यहाँ तक भी I1 प्लस I2 करंट चलेगा। उसके बाद बटा है, कहने का मतलब है B, C, D और E तक ये तीसरी ब्रांच है, यानी कि शाखा है। तो हम इनको शाखाएं कहते हैं। अब पॉइंट दूसरा समझते हैं कि लूप क्या होता है या बंद पास क्या होता है। बंद पास और लूप दो शब्द आए हैं इसमें। तो बंद पास उसे कहते हैं या लूप उसे कहते हैं कि किसी पॉइंट से चलें और घूमते हुए उसी पॉइंट तक आ जाएं तो समझ लीजिए वो लूप है। अब देखेंगे यहाँ पर इस फिगर में A, B, E, F और फिर A तक आ जाएंगे तो ये पहला लूप हो गया, इसको हम कहेंगे पहला लूप। दूसरा लूप समझते हैं, B, C, D, E और दोबारा से B पर आ जाएंगे तो ये हो गया दूसरा लूप। पहला लूप ये और दूसरा लूप ये, इसके विभिन्न खंड ये हो गए। अब देखो समझते हैं आगे करंट का फ्लो कैसे होता है, यानी कि विद्युत धारा कैसे फ्लो करती है। तो विद्युत धारा हमेशा सेल में प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो प्लस से धारा चल रही है तो हम कहेंगे धारा की डायरेक्शन, धारा की दिशा इस तरह से है। इस तरह से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। तो एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ भी धारा प्लस से माइनस की ओर ऐसे बहते हुए लौटेगी। तो जितनी धारा जाती है प्लस से उतनी ही धारा माइनस की ओर आती है। तो ऐसे जितनी धारा प्लस से I1 करंट गई तो घूमकर हमारी I1 करंट ही आएगी, ये निश्चित तौर से बात है। तो यहाँ भी धारा की जो डायरेक्शन दिशा है वो ऐसे है, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो यही यहाँ पर डायग्राम देखिए समझाया गया है। इसको हम अब समझते हैं बारी बारी से। तो देखेंगे आप यहाँ पर E1 सेल लगा हुआ है पहला और यहाँ पर E2 सेल लगा हुआ है। इस वाले सेल से प्लस से करंट फ्लो कर रही है तो I1 करंट जा रहा है। यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ B पॉइंट पर जंक्शन मिली है तो I1 करंट और I2 करंट जंक्शन पर आकर के जुड़ जाते हैं। तो इधर जो करंट फ्लो होगी वो I1 प्लस I2 होगी, यहाँ भी I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगी। ऐसे जाते हुए यहाँ तक I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो जाएगी। अब ई पॉइंट पे आकर के एक और जंक्शन मिल गई है तो यही धारा बट जाएगी, तो इधर चली जाएगी I2 करंट, क्योंकि इस वाले सेल ने I1 करंट भेजी है तो I1 ही जाएगी। इस वाले सेल ने I2 करंट भेजी है तो इधर I2 करंट आएगी, यानी कि यही धारा I1 और I2 ई पॉइंट पर आकर के बट गई है क्योंकि यहाँ पे जंक्शन मिली है हमको। अब देखो धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर है तो इसे हमने प्लस से माइनस की ओर ऐसे दिखाया है, यहाँ भी ऐसे दिखाया है प्लस से माइनस की ओर। ये पहला लूप है, A, B, E और F और A तक आ जाएं तो ये पहला लूप हो गया। दूसरा लूप B, C, D, E और B तक, यानी ये दूसरा लूप हो गया। तो हमारे पास इसमें दो लूप हैं, फिगर में दो सेल लगे हुए हैं, तीन प्रतिरोध हैं, एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। तो चलिए अब समझते हैं हम किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है।
कि हमने पहला नियम जो पढ़ा था अभी, तो वो केवल धारा को बताता है कि किसी जंक्शन पर कितनी धारा आ रही है और कितनी धारा जा रही है। तो किरचॉफ का पहला नियम धारा को बताता है, इसलिए उसे हम धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज को बताता है, इसलिए इसे हम वोल्टता नियम भी कह देते हैं। मतलब ये इसे KVL कह देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस नियम से हम वोल्टेज निकाल पाते हैं। तो समझते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। किसी वैद्युत परिपथ के, ये हमारा पूरा वैद्युत परिपथ है, यानी कि ये सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बंद पास, यानी या तो क्लोज मैश होना चाहिए अथवा लूप, यानी कि हमारा कोई बंद पास, जैसे हमने कहा था ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, के विभिन्न खंडों में, ये हमारे विभिन्न खंड हैं, यहाँ R1 है, ये R2 है, यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, यानी जहाँ अलग अलग धारा बह रही है, यानी सभी धारा की बात करेंगे यहाँ पर। तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा यानी कि I, देखो हम लिख रहे हैं साथ ही साथ बहने वाली धारा I को हम टोटल में लेके चल रहे हैं, यानी I1 I2 को जोड़ते हुए बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, इसके R1 R2 से संगत प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध बनेगा, वो कहलाएगा R। संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, गुणनफल का मतलब इसमें देखो गुणा ही हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, इसे हम सिग्मा लगा देंगे तो इसे कहेंगे बीजगणितीय योग। फिर देखिए कॉमा लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पढ़ा, इसमें क्या है कि विभिन्न खंडों में, इस सर्किट के विभिन्न खंडों में, किसी एक लूप की बात कर रहे हैं, लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का, गुणा हो रहा है तो गुणनफल का ये समेशन है, तो इसे कहेंगे का बीजगणितीय योग। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब आगे समझते हैं उस परिपथ में, यानी इसी परिपथ में, यानी इसी लूप की बात कर रहे हैं, उस परिपथ में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बल, कार्य करने वाले देखो E1 सा कार्य कर रहा है, E2 कार्य कर रहा है, तो इनका योग हो जाएगा E। कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, जब जब बीजगणितीय योग की बात करेंगे तो सिग्मा लगाएंगे, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, तो हम बराबर कर दिया। आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम दोबारा समझते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ के, ये हमारा पूरा वैद्युत परिपथ है, के बंद पास अथवा लूप, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, तो हमारा लूप जो है सर्किट बंद, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यदि हमारा जो परिपथ है पूरा नहीं है, कहीं से कट हो रहा है, तो उसमें धारा नहीं बहेगी। इसलिए किसी लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोधों, तो प्रतिरोध को R लिख रहे हैं, प्रतिरोधों के गुणनफल का, इसमें गुणा हो रहा है तो गुणनफल का बीजगणितीय योग, समेशन लगा दिया तो बीजगणितीय योग, उस परिपथ में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बल, ई को कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, सिग्मा लगा दिया तो बीजगणितीय योग बराबर होता है, तो बराबर, कहने का मतलब यह है धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर है, सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है। किरचॉफ का जो पहला नियम था वो आवेश संरक्षण को बताता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसमें ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, जितनी सेल वोल्टेज बेचते हैं यानी ऊर्जा बेचते हैं उतनी हमारे पूरे सर्किट में बहती है। तो इससे ये हमारा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब हमने ये किरचॉफ का नियम पढ़ा है। देखो यहाँ से हम एक पॉइंट और समझ सकते हैं, हमने दो लूप बनाए हैं, देखो लूपों में हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। पहला लूप है हमारा ABEFA, तो हमारा देखो लूप क्या है, लूप है ABEFA में, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा किरचॉफ का नियम, ABEFA, हमने ओम का नियम पढ़ा है कि V बराबर IR होता है,
यानी वोल्टेज निकालने हैं तो IR लगाना पड़ेगा। तो वही देखो हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, तो वोल्टेज और IR लगाते जाएंगे A B E F A में। तो ये देखते हैं इस सर्किट में, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखेंगे, देखो पहले I और R का गुणा करना है, तो धारा हमें पता है I1 है, तो इस लाइन में प्रतिरोध कितना है R। तो जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो इसमें धारा है I1 और प्रतिरोध है R1। तो हम कहेंगे कि I1 R1 ये हमारा इस वाले प्रतिरोध के लिए रहा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई प्रतिरोध इस वाले में है या नहीं है। तो देखो प्रतिरोध R2 है। अब हमें पता है कि हम ऐसे करके घूमते हुए आ रहे हैं, तो हमारा प्रतिरोध कितना है R2। तो R2 में R में I का गुणा होता है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I2। लेकिन हम ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे धारा की दिशा एरो इधर लगा हुआ है और हम चल रहे हैं इसके ऐसे, तो अपोजिट में चल रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे और क्या करेंगे I2 का R2 का गुणा कर देंगे। तो I2 R2 बराबर। अब देखिए सेल की बारी देखते हैं। तो जब यहाँ से हम चले थे तो हमें E1 वोल्टेज मिले थे, तो हम कहेंगे E1। अब जैसे हम वोल्टेज के केस में चलते हैं तो बराबर में जब हम लेंगे तो माइनस मिल जाएगा, तो उसको हम तो लेंगे प्लस, और इधर घूमेंगे तो यहाँ पर पहला चिन्ह मिल रहा है प्लस का, तो इसे लेंगे माइनस, यानी कि उल्टा। कहने का मतलब ये है कि धारा की दिशा में चलते हुए जा रहे हैं तो विद्युत वाहक बल का दूसरा वाला चिन्ह लेते हैं। दूसरा वाला चिन्ह है प्लस का, इस वाले में घूमते हुए यहाँ आए तो इसमें दूसरा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लिया। तो ये पहले लूप में ऐसे वोल्टेज निकालेंगे। देखिए हम दूसरा लूप और जल्दी से बता देते हैं। दूसरा लूप क्या है B C D E और फिर वहीं आ जाइए B। तो दूसरा लूप है हमारा B C D E और B में, इसमें लगाएंगे। तो इस वाले में देखेंगे कि प्रतिरोध हमें कहाँ मिल रहा है। प्रतिरोध हमारा देखो R3 ये है और R2 ये है। तो R2 में करंट देखो हम चलो E से ही स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, E से ही स्टार्ट कर दें। तो यहाँ से करेंगे तो I2 करंट है और R2 प्रतिरोध है और एरो इधर लगा है, हम इधर ही चल रहे हैं धारा की दिशा में, इसलिए I2 इंटू R2 हो गया, यानी इस प्रतिरोध का गुणा धारा में हो गया। अब दूसरा प्रतिरोध देखेंगे, इसमें है नहीं, ये तो सेल है। आगे चलेंगे, यहाँ भी कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ प्रतिरोध है R3 और प्रतिरोध में धारा का गुणा करते हैं। तो इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा आ रही है, तो I1 प्लस I2। तो धारा की ही दिशा में चल रहे हैं तो इसलिए लेंगे प्लस I1 प्लस I2 और गुणा इसमें रख देंगे R3 बराबर। अब देखते हैं हम कि सेल के लिए हमने कहा था कि सेल का दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं जब हम धारा की दिशा में चल रहे हों। तो E2 को लेंगे, तो हमारा E2 दूसरा वाला चिन्ह है प्लस का। और देखते हैं इसमें कोई सेल है नहीं है, यहाँ भी कोई सेल नहीं है, यहाँ भी कोई सेल नहीं है, तो इतना ही रहेगा। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा किरचॉफ के दोनों नियमों को। हमें पता है किरचॉफ के नियम जटिल परिपथों में लागू होते हैं। पहला नियम क्या बताता है, धारा को बताता है, धारा को वैल्यू निकालते हैं। दूसरा नियम वोल्टेज को। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें।